आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग महिला सुपरवाइजर और हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के 15 एमसीक्यूज लेके आए। ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में इससे हम लोग को एक इनसाइट मिलेगा कि जो आपके संविधान के प्रश्न निर्मित होते हैं वो निर्मित कैसे होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और लास्ट में मेरे को कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इस 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हम लोग की महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है। पहले भी ऑनलाइन थी, अब दोबारा चल रही है। इसको हमने रीशेड्यूल किया हुआ है। पूरे के पूरे जो 9 टेस्ट थे, 9 के 9 टेस्ट आपके हो चुके हैं और उसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी अपलोडेड कर दिया गया है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो 249 के प्राइस पे आप इसे परचेस कर सकते हैं। सारे पीडीएफ को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त महिला सुपरवाइज़र का हम लोग का जो बुक है वो भी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, कोरबा कहीं भी हैं, अपने बुक डिपो के जो ऑनर है उनसे बोलिए, वो आपको जो है ये बुक प्रोवाइड करा के देंगे। अगर ख़त्म हो गया होगा तो वो आपको ये प्रोवाइड करा के देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज जो हम लोग का टॉपिक है उस पे, जो कि है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यूज। डिटेलिंग करेंगे जिससे हम लोग को थोड़ा सा और इंसाइट जो है, अंदरूनी जानकारी मिल पाए इन क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन देखते हैं क्या है। 1948, 1949, 1950 या 1952। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आंसर करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे इसकी डिटेलिंग में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, 1950। 1950 इसका सही आंसर है। और अगर हम लोग से पूछेगा तिथि तिथि कब का है, तो इसका जो तिथि है वो है आपका 24 जनवरी। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसके अतिरिक्त हम सबको पता ही है कि राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे। ठीक है, राष्ट्रगान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके अलावा आता है राष्ट्रगीत को लिखने वाले कौन है, तो राष्ट्रगीत को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 5, 7 या 10। इसमें एक पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखेंगे यहाँ पे आप, पंजीकरण। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि नागरिकता प्राप्त करने का पंजीकरण के अतिरिक्त भी और भी माध्यम हो सकता है। पंजीकरण पूछा हुआ है, अगर पंजीकरण का बात होता है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष इसका सही आंसर हो जाता है। और नागरिकता अधिनियम 1955 का कौन सा धारा में ये निर्मित किया गया है, धारा में जो है बताया गया है, तो वो है आपका धारा 5 का सबसेक्शन 1। इसमें इसके बारे में डिटेलिंग किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब सबसे पहला चीज जो ये है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार होता क्या है, तो ये आपको आर्टिकल नंबर 32 में मिलेगा। यहां से आप डिटेल कर लेंगे कि ये क्या होता है। आपने सुना होगा हेबस कॉर्पस, मेंडमस, सिल्यूटोरी, क्यू वारंटो, है ना। तो इस टाइप के जो चीज है वो आपके आर्टिकल 32 में आते हैं। ये रिट है, सारे जो है रिट है जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन जो मूल अधिकार का संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक दायित्व हो जाता है कि वो ये रेट जारी करेगा। आपने हेबस कॉर्पस का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, तो वो आर्टिकल 32 के तहत ही आता है वो। आते हैं अगला, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को पहले आर्टिकल नंबर 19 में रखा गया था, फिर बाद में जो है इस अधिकार को हमने हटाया और 300A में इसको हमने कानूनी अधिकार बना दिया। ये आज के डेट का है कानूनी अधिकार। समानता का अधिकार ये आता है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, इसके बीच में आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल नंबर 28, जहाँ पे आपको अपने धर्म को मानने की, प्रचार करने की, उसके लिए संपत्ति अर्जित करने की, ये सारे अधिकार और आज़ादी मिलती है। तो ये है कुछ इसकी डिटेलिंग और चलते हैं हम लोग आगे। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? इसको समझते हैं।
तो संविधान में बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाया गया है, दिया गया है। स्त्रियों के विरुद्ध वाला भी दिया है, जनजातियों के लिए भी अलग से दिया गया है। दलित शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दलित शब्द कुछ नहीं होता है, तो दलित शब्द नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर 1 2 3 हो जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे मिला करके हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 3 इसका सही आंसर हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 10, 11 या 12? बताइए कितने मौलिक कर्तव्य अपने को देखने को मिलेंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11। 11 मौलिक कर्तव्य है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है ये भी जरूरी हो जाता है। तो ये आपको जो है भाग 4A में मिलेगा, भाग 4A। और आर्टिकल नंबर भी पूछता है तो वह आपका 51A, 51A आर्टिकल में मिलेगा। 11 है, शुरुआत में इसमें 10 थे, बाद में एक को जोड़ा गया है। तो जो 10 जोड़ा गया है तो वो किसी न किसी समिति की सिफारिश पे ही जोड़ा गया होगा। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित 2 समितियां बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। एक है हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत महत्वपूर्ण समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जब 10 हो गए थे तो 11वां को जोड़ना था, तो पुराने वाली की समीक्षा करनी पड़ेगी कि 10 में क्या है, क्या और ऐड किया जा सकता है। तो एक और नई समिति बनाई गई थी जिसका नाम है वर्मा समिति। तो ये दोनों समितियां जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था ये भी पूछता है। तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1975 इस टाइम पे जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य या राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो निकल के आता है, लोकसभा के चुने गए सदस्य तो है ही, राज्यसभा के चुने गए सदस्य भी है, राज्य विधानसभा के भी हैं, राज्य विधान परिषद बिल्कुल नहीं होंगे। याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ चुने गए सदस्य, नामांकित सदस्यों को हम लोग नहीं लेते हैं, नामांकित सदस्यों को बिल्कुल नहीं लेते। ऊपर से हम लोग ये जो चौथा पॉइंट है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को नहीं लेते, ठीक है। तो ये चौथा वाला हट जाएगा, तो आंसर जो है बच रहा है हम लोग का 1 2 3, ये है हम लोग का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया? इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक है। अर्ध न्यायिक इसको हम लोग बोलेंगे क्वासी जुडिशरी प्रोसेस। अब ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब इसको ध्यान रखिएगा, अगर बोला गया है, मतलब कंडीशन दिया गया कि अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस केस में हम लोग जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग चला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? 14 दिन पहले नोटिस दीजिए, नोटिस देना जरूरी है, इसके बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद बिल आएगा लोकसभा में, यहाँ से स्पेशल बहुमत से पारित करवाइए, राज्यसभा में आएगा, स्पेशल बहुमत से पारित होगा। अगर पारित हुआ उस टाइम पे फिर राष्ट्रपति को वहां से हटाया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली ऐसा होता है ना, तो राष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे देते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन आज तक हमारे भारत के संविधान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन है, कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तब आपको इसमें बताना है कि कथन सही, कारण गलत, कथन सही या कथन और कारण दोनों सही, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके आधार पर पे एक जो सही आंसर है या ऑप्शन है उस पर टिक करना है। एक बार आप अपना रिस्पॉन्स सही कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं जो है आपको इस पे बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अभी तक आपने इसे कर लिया होगा। कथन बिल्कुल सही है, कथन में कोई गलती नहीं है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में हम मुकदमा नहीं चला सकते अगर वो राष्ट्रपति है तब तक, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ने ही राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया हुआ है। तो दूसरा जो कारण है वो गलत है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है
कि बताइए कि भारत के जो तंत्र है उसमें सर्वोच्च कौन है? संविधान है, पार्लियामेंट यानी कि संसद है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? तो हर केस में याद रखिएगा हम लोग के लिए संविधान सर्वोच्च है, पार्लियामेंट भी नहीं है। जो ब्रिटेन का जो कल्चर है, या आप बोल सकते हैं ब्रिटेन का जो देश है, वहां पे जो है ना उनका पार्लियामेंट, जो उनका संसद है, वो सर्वोच्च होता है। हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है। तो इसके आधार पे जो यहाँ पे हम लोग का बनेगा वो बनेगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता, जैसा आपने आप अपने को रिस्पांस दिया है उसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है लोकसभा का नेता मतलब वही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री है। तो लोकसभा में जिस पार्टी के पास प्रचंड बहुमत होगा, प्रचंड ना भी हो सकता है आपका गठबंधन वाला भी बहुमत हो, तो उन्हीं की सरकार चलेगी, उन्हीं की सरकार चलेगी। तो वो जिसको वोट करेंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। जनरली ये होता है कि लोकसभा का ही कोई एक सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का वो व्यक्ति सदस्य है, और वो जो है उनको प्रधानमंत्री के नाम के लिए नामांकित किया गया है, उनको बोला गया है कि ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। अब लोकसभा उनको सपोर्ट करेगा, अपनी सहमति देगा कि ये हम चाहते हैं राज्यसभा का ये जो सदस्य है यही प्रधानमंत्री बने। तो उस टाइम पे वो लोकसभा का नेता थोड़ी ना हुआ, वो तो राज्यसभा का सदस्य है, तो लोकसभा का नेता कैसे हुआ? उस केस पे उसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाता। उस देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को टेस्ट करूं, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। अगर मैं ये ऑप्शन तैयार करके देता आपको, तो आप इनमें से कोई नहीं लगाते। लोकसभा में फिर जो व्यक्ति है उनमें से जो वरिष्ठतम जो मेंबर रहेंगे उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा का नेता चुनेंगे, अगर राज्यसभा के प्रधानमंत्री सदस्य हैं तो ऐसा याद रखिएगा, क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और जब आप पूरे कथन को पढ़ेंगे और धन विधेयक का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और इसमें जो ये बिल है वो धन विधेयक है कि नहीं, उसके लिए ये जो लोकसभा का अध्यक्ष हमको दिख रहा है यही अंतिम प्राधिकारी होता है। तो बी एकदम सही है। अब जब यहाँ डिस्कस करके उसको राज्यसभा में भेजेंगे तो 14 दिन मैक्सिमम टाइम है, 14 दिन में जवाब देना जो है राज्यसभा के लिए जरूरी है। नहीं तो उस केस में भी ये माना जाता है कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया, तो मतलब धन विधेयक को राज्यसभा अटका नहीं सकता। ये भी सही है। और यहाँ से हो के आ गया है तो राष्ट्रपति को साइन करना जरूरी है या वो मना करेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। ठीक, तो ये भी सही है। तो मतलब ए वाला आपका यहाँ पे गलत है कि दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, रुदल शाहवाद या केशवानंद भारतीवाद? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मूलभूत ढांचा, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जरूरी इस वजह से क्योंकि हाल ही में इनका भी निधन हुआ है, तो और सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है इस क्वेश्चन को। और आंसर है केशवानंद भारतीवाद। 1973 का ये केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसके बारे में जरूर देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में अलग से ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम से आपको संविधान की मूल संरचना के नाम से आपको जो है एक अलग से चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने वो भी बताया आपको, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन इसमें थे। साग कम दो, इससे हमने याद किया था आपको। शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, याद आया? तो ये चार जो थे वो मूलभूत ढांचे या मूलभूत संरचना से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है इंदिरा साहनीवाद। क्यों ध्यान रखना है आपको? आपको पता है ना रिजर्वेशन का मुद्दा, छत्तीसगढ़ में 76% करें, 58 करें, 50 करें। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपका? और पीछे जाना पड़ेगा हम लोग को, कहाँ पे?
इंदिरा सानीवाद पे, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया था और अभी 10% जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का उसको स्वीकृत कर लिया गया है। तो ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा उसको जो है मैं शेयर कर दूंगा आपको, उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको मैं अलग से शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधायक विधेयक को भेज सकता है? बताइए सही आंसर। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 240? सही आंसर है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अनुच्छेद 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, 7वीं, 8वीं, 6वीं या 9वीं? तो ये है आपका केंद्र राज्य संबंध, आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। क्या होता है केंद्र राज्य संबंध? इसमें जो है ना, राज्य किस में कानून बना सकता है, केंद्र किस में कानून बना सकता, अच्छा दोनों मिलके किस में कानून बना सकते हैं, अच्छा अगर दोनों तीनों वाले में नहीं दिया हुआ है तब कानून कौन बना सकता है। तो इस सब से रिलेटेड चीजें आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगी। अगला, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? इसको तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका सही आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये बोला गया है एक सांसद या विधायक अनर्ह, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। अनर्ह ठहराए, अनर्ह का मतलब था अयोग्य, का मतलब होता है अयोग्य, अयोग्य लेते हैं। एक सांसद या विधायक अयोग्य ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी है जिससे वो संबंधित था। किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। लोकसभा के सभापति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वो बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। दल विरोधी कानून बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़िएगा। आपका 10th शेड्यूल में ये दिया हुआ है, 10th शेड्यूल में दिया हुआ है और ये हमेशा आपका मुद्दा रहता है और गर्म मुद्दा रहता है। ठीक है, 1952 का एक आपका संशोधन है जिसके तहत इसको जोड़ा गया था। इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको जरूर देखिएगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, इसमें और कुछ गलती नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मान लीजिए कोई बीजेपी से विधायक है, बीजेपी से आया फिर बाद में जीत के विधायक बना और उसने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी, उसकी भी सदस्यता खत्म। ये है ये वाला पॉइंट। किसी सदस्य के सदस्य, मान लीजिए कोई मुद्दा है, जैसे कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि इस बिल का हम लोग विरोध करेंगे। वो अकेला व्यक्ति है, बोलता है नहीं, वो कांग्रेस का ही है, बोलता है नहीं मैं इसका समर्थन करूंगा, मैं समर्थन करूंगा, और वो उसका समर्थन करता है। और क्या बोला था पूरा पार्टी ने कि इसका विरोध करो, और आपने क्या किया, समर्थन। तो आपको उस पार्टी से अगर निकाला जाएगा तो आपका जो आप विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे, दोनों की सदस्यता आपकी खत्म हो जाएगी। अगर पार्टी से निकले सदस्यता खत्म। यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है, इसके लिए कंडीशन क्या दिया गया है, 1/3 वाला कंडीशन दिया हुआ है, 1/3 वाला। मान लीजिए 60 विधायक हैं, कहीं किसी स्टेट के 7 विधायक हैं। अब इसके 1/3 सदस्य कितने होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं मतलब 20। तो अगर 20 लोग जो है ना, यहाँ पे समझिएगा, 20 लोग किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं या 20 लोग नया राजनीतिक दल बना ले रहे हैं, तो वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। लेकिन अगर 19 कर रहे हैं तो सारी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये है दल विरोधी कानून। ठीक है, तो ये है टोटल 15 क्वेश्चन। इसमें आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे अब कंटिन्यू बेसिस पे आपके लिए वीडियो बनाने का, जिससे आपकी जो अभी महिला सुपरवाइजर है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और बाकी आपको टेस्ट सीरीज लेना है, मैं पहले कमेंट पे जो है पिन कर दूंगा, वहाँ से इसे परचेस कर लीजिएगा। बुक जो है आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।